गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो कैसे हैं मेरे प्यारे से सारे सेल्स? आई होप सब बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से होंगे। आप लोगों के लिए आज मैं एक सेशन लेकर के आई हूँ जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो इन पर्टिकुलर ईयर्स में आपको बताऊंगी रिपीट हो चुके हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अटेंड करो, ताकि आपको ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस पता चल जाए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन केस आपको साइंस से रिलेटेड अपने डाउट्स को क्लियर करना है, वो भी लाइव सेशन में, तो आप वो भी क्लियर कर सकते हो, वो भी 0 रुपीज में भाई, 0 रुपीज में। कैसे? बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इस तरीके से विजिट करना है। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा वेदांतु रिवाइज इंडिया टूर एनरोल नाउ। इस लिंक पे क्लिक करो और एक ये पेज ओपन होकर के आएगा जिसमें आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। 12 सेशंस आपके होने वाले हैं, साइंस के 3 आपके, एसएसटी के 3 आपके, मैथ्स के विद इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर एंड इवन आपको स्टडी की पीडीएफ मटेरियल भी मिलने वाली है। और ये सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस देख रहे हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो किसका है तुमको इंतजार? जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो और बाय नाउ कर लो बस। और अगर इन केस आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब भी आप सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। वहां पे आपको दिखा हुआ दिख रहा होगा डाउनलोड चैप्टर वाइज नोट्स, डेली हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस पेपर्स। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो वो आपसे मतलब साइन अप करने के लिए बोलेगा। साइन अप में आपको कुछ नहीं करना होगा, अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे ना, एक पीडीएफ ओपन होकर के आएगी जिसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 100 पीवाईक्यूज हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मॉक टेस्ट पेपर हैं। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई पहले तो ले लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। तो भाई आप में से अगर कोई बच्चा ट्राई कर रहा है ना बोर्ड्स में फोड़ने का, और अभी तो मेरे को लगता है सभी ट्राई कर रहे होंगे, तो सबके सभी फोड़ने वाले हो, ये तो गारंटीड है भाई। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। What is vegetative propagation? Explain the 3 advantages of the following। और आपको चूज करना है कि इन सारे प्लांट्स में से वेजिटेटिवली कौन कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और आपको एक्सप्लेन करना है 2 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में। ये क्वेश्चन तो भाई आपका 2020 और 22 में रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट में ही आया हुआ है। तो अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करूं, तो मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से ग्रो करवाते हैं नए प्लांट। कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। इन सब से जब हम नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपकी कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो भाई खतरनाक एडवांटेजेस होते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं आते, सीडलेस प्लांट्स को आप ग्रो करवा सकते हो। और ये प्लांट्स जो होते हैं ना आपके, जो आप वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवाते हो, ये ग्रो बहुत जल्दी होते हैं। दे ग्रोज वेरी फास्टर, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। इवन इनमें जो फ्रूट्स है ना वो भी बहुत जल्दी आते हैं, फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होती है। और ये पेरेंटल आइडेंटिटी को क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं। मतलब जैसा आपका पेरेंट प्लांट दिखता है ना, एग्जैक्टली सिमिलर आपको इनका प्लांट दिखेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो टाइप होता है, एक तो होता है कटिंग, एक होता है लेयरिंग, एक होती है ग्राफ्टिंग,
और एक होता है आपका टिश्यू कल्चर। ये सारे जो है इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम नए प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये बताएं बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं ऐसे प्लांट्स। इनमें फ्रूट्स बहुत जल्दी आते हैं, सीड्स बहुत जल्दी आते हैं, इवन ये प्लांट्स जो है ना अपने बिल्कुल पेरेंट प्लांट से सिमिलर भी दिखते हैं। और ये प्लांट्स जो होते हैं ना, आप इनको सीडलेस प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हो, मतलब जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं आते उन प्लांट्स को भी आप इस प्रोसेस के थ्रू ग्रो करवा सकते हो। और अगर मैं इन सब की बात करूं तो आप बनाना और जैस्मिन इन दोनों को आप वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवा सकते हो, आराम से करवा सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दो मोड ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा की, तो हाइड्रा मेनली आपका बडिंग प्रोसेस के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, और दूसरा प्रोसेस होता है उसमें रीजनरेशन का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है उसमें रीजनरेशन का। जरा मैं यहाँ पे वो देख लूं जगह, तो ये रहा आपका हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, एक ओवर ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव सेल डिवीजन की वजह से एक आउट ग्रोथ हो जाती है जो बड के फॉर्मेट में दिखती है। ये बड जो होता है ना कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन परफॉर्म करता है और एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू हाइड्रा बना लेता है। और ये जो नए हाइड्रा ना जब बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है, पूरा फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, एंड एज न्यू हाइड्रा सरवाइव करने लग जाता है, ठीक है। ये रही इसकी पेरेंट बॉडी, है ना। ये पेरेंट बॉडी से क्या हो गया, डिटैच हो गया और एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। और हाइड्रा जो होता है बडिंग के साथ साथ रीजनरेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकता है, कुछ इस तरीके से कि गलती से हाइड्रा क्या हो गया, कट हो गया, क्या हो गया, कट हो गया पीसेस में, तो यहाँ पे ना हर एक पीस जो है रीजनरेट हो जाएगा एक नए अडल्ट हाइड्रा में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन हाइड्रा में इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस होती है जो इसको रीजनरेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका 2019 में भी, 20 में भी और 23 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन ना आपके आर एनवायरनमेंट चैप्टर का है। तो उसने ये बोला है कि ओजोन लेयर आपकी हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में फॉर्म कैसे होती है, और ओजोन लेयर का जो डैमेज है वो कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है O3 होता है। तो होता क्या है, अपर एटमॉस्फेयर में आपकी प्रेजेंट होती हैं यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस, ये यूवी रेडिएशंस क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है ना O2, इसको ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन का एटम में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही आपका एटम जो होता है फिर आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, ऑक्सीजन ओजोन लेयर O3 बनाता है। O2 प्लस O मिलकर के बना लेता है O3, ठीक है। ये बन गई आपकी ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर होती है ना, ये एक शीट की तरह प्रेजेंट है, ब्लैंकेट की तरह प्रेजेंट है आपके अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। तो ये ओजोन लेयर ना आपके अर्थ को, आप सबको यूवी रेडिएशन से बचा रही है, क्योंकि यूवी रेडिएशन जब ओजोन लेयर से टकराते हैं ना तो रिवर्ट बैक चले जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो अब भाई क्या हो रहा है कि हम जो रेफ्रिजरेटर्स, जो एसी यूज कर रहे थे पहले के टाइम पे, उनमें प्रेजेंट होते थे CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFCs होते थे ना, ये ओजोन लेयर के साथ ओजोन को ब्रेक कर दे रहे थे, ये O3 को ना O2 प्लस O में ब्रेक कर दे रहे थे। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है ना, ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एटम में तोड़ दे रहा है, और ये सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ क्लोरीन खुद कंबाइन हो जाता है, और ये बॉन्ड काफी टाइट होता है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ही नहीं होता, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में ना होल होता जा रहा है। तो ये डैमेज की वजह से ना आपकी डायरेक्ट यूवी रेडिएशन अर्थ के अंदर एंटर कर रही है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हम लोगों को होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, वो डायरेक्ट अर्थ के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा explanation कि UV radiation interact with oxygen molecule, they release a free oxygen atom, this oxygen atom then combines with oxygen molecule and form the O3. Because ozone layer absorbs and shield us from the sun's harmful UV radiation, it decreases as a reason of concern, क्योंकि ये UV radiations को stop करती है अर्थ के अंदर एंटर करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन ये आपका 2020, 17, 15 और 19 में रिपीट हो चुका है भाई। उसने क्या बोला है, ऐसे 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आपको बताने हैं और जो आपके ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, और उसमें से भी आपको 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताने हैं और 2 आपको वायरल इन्फेक्शन बताने हैं, और आप इन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो ये बताना है। तो अगर मैं बात करूं आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो वो होते हैं 2। एक तो होता है गोनोरिया, ठीक है, जो नाइजीरिया गोनोरी कॉज करता है। एक होता है सिफिलिस, जो आपका ट्रेपेनोमा पैलेडियम कॉज करता है। और अगर मैं वायरल इन्फेक्शन की बात करूं तो वायरस आपके 2 होते हैं। एक तो HIV एड्स होता है ना, जो आपका HIV वायरस कॉज करता है, और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इवन आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी लिख सकते हो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी लिख सकते हो, PPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, PPV वायरस। ठीक है, क्या होता है, PPV वायरस। ठीक है, ये भी आपका वायरल डिसीज में आता है आपका। और इन सबको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यूज ऑफ कॉन्डम। यूज ऑफ कॉन्डम वाइल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कॉन्डम्स यूज किया जाता है तो एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोक सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक यही तरीका होता है। या फिर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अवॉइड करो, या फिर आप कॉन्डम का यूज करो, या फिर आप प्रिकॉशंस लो। वैसे तो प्रिकॉशंस और कोई नहीं होते हैं, यही होते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, कॉन्डम्स का यूज होना चाहिए, और किसी की भी इन्फेक्टेड सिरिंज आप ना यूज करो, क्योंकि ब्लड के थ्रू भी आपके ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारे तरीकों से आप इन सारी STDs को रोक सकते हो, वो चाहे वायरल STD हो, चाहे आपकी बैक्टीरियल STD हो। ठीक है, अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, नीडल और सिरिंजेस को रीयूज नहीं करना है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके बच्चे के अंदर ये इन्फेक्शन जा सकता है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वायरस में एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, बैक्टीरिया में गोनोरिया एंड सिफिलिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sex of the newborn child is a matter of chance and none of the parents may be considered responsible for it, justify this statement। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये 2019 और 21 में आ चुका है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स जो होते हैं उनमें से मेल पेरेंट जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड को डिटरमाइन करने में। कैसे? आप सबको पता है मेल्स में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, X एंड Y क्रोमोसोम्स, जिसमें से 50% स्पर्म में क्या जाता है, X क्रोमोसोम, रिमेनिंग 50% स्पर्म में क्या जाता है, Y क्रोमोसोम। सिमिलरली फीमेल जो होती है उसमें क्या होता है, X एंड X क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 100% उनके ओवम में X ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो अगर आपका ये X क्रोमोसोम ये X के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या बनाएगी, फीमेल चाइल्ड। क्या बनेगी, फीमेल चाइल्ड। लेकिन अगर ये वाली Y स्पर्म आपके X को फर्टिलाइज कर रही है तो X और Y बनता है, जो कि क्या बनाता है, एक मेल चाइल्ड। सो इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, father's chromosome, father's sperm mainly responsible for determining the sex of the child। father के जो chromosomes होते हैं वो actually responsible होते हैं growing baby या child का sex decide करने में। ठीक है, next question, how do Mendel's experiment show that the trait may be dominant or recessive? Traits are inherited। dominant और recessive दिखाने के लिए आप यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हो। क्या बना सकते हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई ट्रेट्स जो आपके F1 जनरेशन में विजिबल होते हैं वो वही होते हैं जो आपके डोमिनेंट होते हैं। इससे हम बता सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो ट्रेट आपका डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा, वो रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। और अगर ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट आप देखोगे तो आप यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल दे सकते हो कि आपके F1 जनरेशन में आपके क्या बने थे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये आपस में इंडिपेंडेंटली कंबाइन भी हो सकते हैं, मतलब कैपिटल R कैपिटल Y के साथ
साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन होकर के इंडिपेंडेंटली आगे F2 जनरेशन में जा सकता है। तो ये आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में बता सकते हो कि ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड वाया द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वाया द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू आप लॉ ऑफ डोमिनेंस उनको एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 17 में, 18 में एंड 19 में पूछा गया है और आपके लाइफ प्रोसेस का चैप्टर का है क्वेश्चन कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ना भाई आपको वो जो चार्ट मैंने आपको बताया था ना वो बनाना है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट में, एंड व्हाट इट रिलीजेस प्लस एनर्जी, है ना। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है ये 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रोसेस। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस, जिसमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 38 ATP। ठीक है, दूसरा जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ O2 में, ये किस में होता है, मसल सेल्स में। ठीक है, जिसमें क्या प्रोड्यूस करता है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। कितनी एनर्जी, सिर्फ 2 ATP। ठीक है, थर्ड में क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये कहाँ पे होता है आपका, ये साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस आपके यीस्ट सेल्स में होता है। किसमें होता है, यीस्ट सेल्स में होता है, जिसमें क्या क्या बनता है, एथेनॉल बनता है आपका, जो कि आपका अल्कोहल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, प्लस 2 ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है, 2 ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये पूरा आपका फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in single celled organism diffusion is sufficient to meet all their requirements for food, gas exchange or removal of waste, but it is not in the case of multicellular organism. Explain the reason for difference. ये क्वेश्चन आपके 15 में, 19 में और 22 में आ चुका है। तो देखो होता क्या है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना वो काफी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, एक तो स्लो प्रोसेस है एंड इट्स अ सरफेस फिनोमिनन। क्या है, सरफेस फिनोमिनन। सरफेस फिनोमिनन का मतलब होता है कि डिफ्यूजन जो होता है सिर्फ उन सेल्स में हो सकता है जो डायरेक्ट आपके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। हमारे इंटरनल सेल्स जो हैं वो तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो उनमें डिफ्यूजन कैसे होगा। ठीक है, दूसरी चीज, हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है भाई, कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उन सबको कितने अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम अपनी ऑक्सीजन की नीड्स फुलफिल कैसे कर पाएंगे। और डिफ्यूजन तो भाई इतना स्लो प्रोसेस है ना कि अभी आपकी नाक से हवा पहुंचने में पैर तक 3 साल लग जाएंगे। अगर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमने ऑक्सीजन पहुंचाए तब तक हम लोग मर के निपट के वापस पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए भाई सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक सेल प्रेजेंट है, तो सारी चीजें वो आपका एक सिंगल सेल कर सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है। जबकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे जो इंटरनल सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हम ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते और हमको फास्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। समझे कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डीकंपोजर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन एनवायरनमेंट। भाई 16 और 17 दोनों में आ चुका है। डीकंपोजर्स जो होते हैं ना आपके ऐसा रोल प्ले करते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करके जितनी भी आपकी न्यूट्रिएंट्स है वो बैक टू द एनवायरनमेंट लेकर के जाते हैं। तो जितना भी कचरा वगैरह है उसको डीकंपोज करने का काम आपके डीकंपोजर्स करते हैं। तो इन केस अगर डीकंपोजर्स जो है आपके एनवायरनमेंट से गायब हो गए तो जितना भी डीकंपोजिशन का प्रोसीजर है आपके एनवायरनमेंट में वो होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं। तो डीकंपोजर्स जो होते हैं वो काफी मेन रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिसीज का डीकंपोज करते हैं और वापस से एनवायरनमेंट में रीइंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स को।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इन्वायरमेंट में रिसाइकिल करवाने का काम करते हैं, और वही मेनली होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट हार्मोन सिक्रीशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये आपके 2017 एंड 19 का क्वेश्चन है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही आप खाना खाते हो, जब फूड खाते हो ना, तो ब्लड का जो शुगर लेवल होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी पेनक्रियास को क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, बोलती है कि तुम क्या करो, इंसुलिन का सिक्रीशन करो। क्या करो, इंसुलिन का सिक्रीशन करो। और जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट होता है, ये ब्लड शुगर लेवल में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और धीरे धीरे करके क्या होता है, ब्लड का शुगर लेवल जो होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल डिक्रीज हुआ, आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वापस से पेनक्रियास को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम इंसुलिन बनाना बंद कर दो, हमारे ब्लड का शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो गया है। तो ये होता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। जब वो एक्टिवेट कर रहे थे उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और जब आप उसको डीएक्टिवेट कर रहे थे पेनक्रियाटिक सेल्स को, तब हम उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द टर्म्स फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म। ये 16 और 20 का क्वेश्चन है। तो भाई फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रोपिक मूवमेंट को हम कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो जब लाइट की वजह से ये मूवमेंट होती है, ये ग्रोथ मूवमेंट भी कहलाती है, क्योंकि इसमें प्लांट ग्रोथ शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है, ग्रोथ शो करता है। तो फोटोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब होता है लाइट की वजह से प्लांट जब मूवमेंट शो करता है तो उसको हम फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारी स्टेम की जियोट्रोपिक मूवमेंट होता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जब हमारा प्लांट ग्रोथ की मूवमेंट शो करता है, तब हम उसको कहते हैं जियोट्रोपिक मूवमेंट। जैसे कि रूट्स वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं। कीमोट्रोपिक का मतलब होता है केमिकल्स की वजह से जो आपके प्लांट ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं, उसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिक। जैसे कि पॉलन ग्रेन आपका जब स्टिग्मा पे स्टिक करता है, तो केमिकल्स रिलीज होने की वजह से वो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, उसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, when the pollen tube expands in the direction of substances released by the ovary during the pollen tube germination, this is known as chemotropic movement। आया समझ में, इजी था भाई ये तो। चलो तो भाई दिस वाज एंड ऑफ आवर सेशन। तो जल्दी से जरा लाइक कर दो चैनल को, लाइक कर दो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।